नमस्कार आप सबका। मेरा नाम है सुरेंद्र पाल सिंह। दिशा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है एम्स ऑफ रिसर्च। अनुसंधान कार्य के उद्देश्य क्या होते हैं। 3 उद्देश्य आपके सिलेबस में बताए गए। कौन कौन से? पहला उद्देश्य बताया गया है आपके सिलेबस में, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक। दूसरा जो उद्देश्य बताया गया है वो है थ्योरी बिल्डिंग। थ्योरी बिल्डिंग। ठीक। और तीसरा जो उद्देश्य बताया गया है वो बताया गया है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन भविष्यवाणी, समस्याओं का समाधान करना, सिद्धांतों का निर्माण करना और भविष्यवाणी करना। इन 3 उद्देश्यों पर यूजीसी नेट सिलेबस में एजुकेशन में स्थान दिया गया। तो चलिए एक एक करके इन पर बात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। पहला जो हमारा बिंदु रहेगा चर्चा का वो बिंदु है प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए, मानव की जो प्रकृति है, ह्यूमन नेचर, वो एडेप्टिव नेचर है। और एडेप्टिव नेचर का मतलब ही ये होता है कि हम अपने वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उन सब समस्याओं का समाधान हम बाय नेचर अपने आप प्रेरित होते हैं करने के लिए, चाहे वो समस्याएं किसी भी तरीके की हो। और उन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए जितना भी वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान का विकास हुआ है, उस सब के पीछे जो एकमात्र उद्देश्य रहा है वो रहा है समस्याओं का समाधान करना। हमारे जीवन में क्या प्रॉब्लम है उसको हम कैसे दूर करें, चाहे वो मेडिकल साइंस से रिलेटेड हो, चाहे वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो स्पेस साइंस से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी ज्ञान की शाखा से जुड़ी हुई हो। उसमें जो जो समस्याएं इंसान के सामने आती गई, उन समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर ज्ञान का क्षेत्र हम विकसित करते चले गए, अनुसंधान करते चले गए और आज की स्थिति में हम लोग तो कुल मिला के जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करना विज्ञान और अनुसंधान का ही एकमात्र और प्राथमिक उद्देश्य माना जाता है। ठीक है। 2 तरीके के विज्ञान होते हैं सामान्य रूप से, 2 तरीके के रिसर्च वर्क होते हैं। पहले होते हैं फंडामेंटल या प्योर रिसर्च और दूसरे होते हैं अप्लाइड या प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान प्राप्त अपनी बौद्धिक जिज्ञासा की शांति के लिए या ज्ञान के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए विकसित करने के लिए, और किसी न किसी रूप में वो ज्ञान हमारे व्यवहारिक जीवन की समस्याओं से संबंधित होता है और वो केवल ज्ञान न रहकर किसी न किसी रूप में हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान करता है और हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। ठीक है। सिर्फ इसका मतलब यह है कि अनुसंधान की शुरुआत ही समस्याओं से होती है और उसका आखिरी जो डेस्टिनेशन है वो हमारी समस्याओं के समाधान में निहित। विज्ञान और तकनीकी ने हमारे जीवन को जिस स्तर पर पहुंचाया है वो इस बात का जीता जागता नमूना है कि रिसर्च और डेवलपमेंट के कारण ही हम आज जगत में सिरमौर बने हुए हैं। ठीक है। चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जूलॉजी या बॉटनी हो, जियोलॉजी हो, स्पेस साइंस हो या सोशल साइंसेस हो, इन सब का जो ज्ञान है वो सब हमारे दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करता है। असल में सिद्धांत और व्यवहार के क्षेत्र में जो अंतर है वो अंतर केवल हमारे एटीट्यूड को लेकर के होता है, वरना ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिसका कुछ न कुछ व्यवहारिक आधार ना हो। तो इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो भी ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है वो किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को बेहतर बनाएगा। एक कोटेशन मैं यहां पर जिक्र करना चाहता हूं।
वो कोटेशन दी है जॉन ड्यूवी ने। जॉन ड्यूवी साहब का एक बड़ा अच्छा कथन है। उस कथन में वो कहते हैं कि देयर इज नथिंग मोर प्रैक्टिकल, देयर इज नथिंग मोर प्रैक्टिकल देन अ गुड थ्योरी। क्या मतलब है इस बात का? एक अच्छे सिद्धांत से ज्यादा व्यवहारिक चीज कोई नहीं हो सकती है। मतलब यह है कि ये जो हम भेद करते हैं कि ये सैद्धांतिक है, ये व्यवहारिक है, ये जो चीज है ये थ्योरी है, ये जो चीज है ये प्रैक्टिकल है, ये भेद बहुत ज्यादा प्रासंगिक नहीं है। अगर हमारे पास नॉलेज है तो वो नॉलेज किसी न किसी रूप में हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान करेगी। अब शिक्षा मनोविज्ञान या मनोविज्ञान के क्षेत्र में जितने भी अनुसंधान कार्य हुए हैं, वो अनुसंधान कार्यों का इस्तेमाल शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए खूब किया जा रहा है। जीन पियाजे की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाली, आप देखिए एक सिद्धांत दिया उन्होंने कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो इस प्रकार से होता है। अब क्योंकि वो एक बहुत अच्छी थ्योरी है और वर्ल्ड वाइड उसकी रिकॉग्निशन भी है, तो मुझे नहीं लगता कि शायद दुनिया के किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में उस थ्योरी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो एक अच्छा सिद्धांत अगर होगा तो वो हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान करेगा ही करेगा, ये पक्की बात। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है पहला जो काम है रिसर्च का, जो एम है, लिख देता हूं एक बार, एम्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, पहला जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग वो निस्संदेह लागू होता है कि कोई भी काम हम बिना उद्देश्य के नहीं करते हैं। एडेप्टिव नेचर है इंसान की, वो समायोजन के लिए, सुविधाओं के लिए, विकास के लिए सारे ज्ञान का इस्तेमाल करता है। तो जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं उन सब क्षेत्रों में जो भी समस्याएं सामने आती हैं उन सब समस्याओं का समाधान अनुसंधान कार्य के माध्यम से किया जाता है। एक से एक जटिल बीमारी का इलाज किया जा रहा है आजकल। मानव चांद पर पहुंच गया, अंतरिक्ष में पहुंच गया, विज्ञान के आधार पर समस्याओं का समाधान, चाहे वो वातावरणीय दशाओं की भविष्यवाणी हो, चाहे वो किसी और दूसरी चीज के बारे में हो, वो सब चीजें हमारे जीवन को बेहतर और उन्नत बना रही हैं और हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व कर। ठीक है, तो ये पहला काम। दूसरा काम, उद्देश्य जो है अनुसंधान का वो है थ्योरी बिल्डिंग, सिद्धांतों का निर्माण करना। क्या है सिद्धांत? सिद्धांत जो है वो एक सामान्यीकृत वर्णन है किसी भी फिनोमिना का, जो उस फिनोमिना के बारे में संरचनात्मक और कार्यात्मक जानकारी देता है तथा उसके संदर्भ में भविष्यवाणी करता है। तो थ्योरी मीन्स एक सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन, वेरिएबल्स के रिलेशन को लेकर के सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन जो है उसको हम थ्योरी कह देते हैं। और थ्योरी सामान्य रूप से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन पर बेस करती है, कारण और परिणाम के आधार पर दो चरों के बीच में क्या संबंध है, इस संबंध से जुड़ी होती है थ्योरी। ठीक है, तो सिद्धांत का निर्माण अनुसंधान की प्रक्रियाओं के माध्यम से ही होता है, जहां पर हम तथ्यों का पता लगाते हैं और तथ्यों से फिर सिद्धांतों का निर्माण होता है, और वो सिद्धांत फिर कालांतर में जाकर फिर एक तथ्य के रूप में स्थापित हो जाता है और फिर ज्ञान की प्रक्रिया सतत आगे चलने लग जाती है। ठीक है, थ्योरी में आगे
चलने लग जाती है। थ्योरी क्या है? थ्योरी स्टैब्लिश करती है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स विद द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग एंड प्रिडिक्टिंग द फिनोमेना। किसी भी तथ्य को एक्सप्लेन करने के लिए या उसका संबंध में भविष्यवाणी करने के लिए काम करती है थ्योरी। ठीक है। अब जब थ्योरी बन जाती है तो उसके तीन मुख्य रूप से काम होते हैं। एक तो होता है समराइजेशन, घटनाओं को समराइज करना, छोटे रूप में समझा देना। एक होता है प्रिडिक्शन अबाउट द फैक्ट्स, तथ्यों के बारे में। और एक होता है मैनिफेस्टेशन ऑफ द गैप, ज्ञान के क्षेत्र में जो भी चीजें अवरोध हैं, जो गैप है, उसके बारे में भी थ्योरी बताती है। आप जानते हैं इस बात को कि मानव ने अपने जो फिजिक्स के नियम हैं उनके आधार पर कितने सारे यंत्रों का निर्माण किया है और कितने सारे कारनामे अंजाम दिए हैं। आज हम अंतरिक्ष में जा पाते हैं अंतरिक्ष यान की सहायता से। तो ऐसे ही नहीं जाते हैं, बल्कि हमारे पास पूरी जानकारी होती है, उन सिद्धांतों का पता होता है जिन सिद्धांतों के आधार पर हमारा वायुमंडल, हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है। वो सब थ्योरीज हमें इस बात को बताती है कि कोई काम किस तरीके से किया जाएगा। एटॉमिक एनर्जी की बात हो, चाहे जीन पियाजे की थ्योरी बात हो, रिसर्च थ्योरी बनाती है और थ्योरी हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। ठीक है। रिसर्च का मुख्य काम क्या है? तथ्यों को सिंपल वे में एक्सप्लेन करना और उनके बारे में प्रिडिक्शन देना। इसी को वेरिएबल कह लीजिए कि वेरिएबल्स को एक्सप्लेन करना और उनके बारे में प्रिडिक्शन करना। तो ये थ्योरी बिल्डिंग से अब दूसरा काम होता है रिसर्च का। इसी के लिए होता है। आज तक जितने भी सिद्धांत बने हैं, जितने सिद्धांतों का निर्माण हुआ है, उन सब के पीछे अनुसंधान की प्रक्रिया ही निहित रही है किसी न किसी रूप। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा वाला जो है, ये दूसरा है। पहला था हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, और तीसरा जो है वो है प्रिडिक्शन। भविष्य शायद इंसान के लिए सबसे ज्यादा रहस्यमयी और रुचि की चीज है। भविष्य में क्या होगा आगे, ये जानने की इच्छा इंसान के मन में शायद सर्वाधिक बलवती होगी। चाहे ज्योतिषी के पास जाएं, चाहे रत्नों को धारण करें, चाहे हस्तरेखा विज्ञानी के पास जाएं, पर उद्देश्य एक ही होता है कि भविष्य को कैसे जान लें। इस उद्देश्य की पूर्ति अनुसंधान के माध्यम से भी होती है। विज्ञान जो कि प्राकृतिक तथ्यों के बारे में, प्राकृतिक जो परिवर्ती हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करता है, बताता है, और साथ ही साथ ये भी बताता है कि अगर परिस्थितियां समान होंगी तो ये घटना दोबारा फिर घटेगी, इसी रूप में घटेगी, ऐसे ही होगा। ठीक है। तो जो प्रिडिक्शन की बात है उसका ज्यादा ताल्लुक जो नेचुरल साइंसेस हैं उनसे होता है और एक्सपेरिमेंटल मेथड से, क्योंकि जिन रिसर्चेस में जितना ज्यादा वेरिएबल कंट्रोल होता है उतने ज्यादा हमारा प्रिडिक्शन सटीक होता है उसके बाद, और जितना वेरिएबल कंट्रोल कम होगा परिस्थितियों पर उतना ही प्रिडिक्शन वीक हो जाता है। ठीक है। अब दो तीन बातें और हैं, जैसे इंटरनल वैलिडिटी किसी भी एक्सपेरिमेंट की, वो बहुत ज्यादा प्रभावित करती है प्रिडिक्शन को, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिविटी कितनी रखी गई है उसमें, वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। तो प्रिडिक्शन कुल मिला के इस बात से संबंधित होता है कि जो घटना आज की परिस्थिति में जिस रूप में घट रही है, क्या अगर परिस्थितियां समान हो तो भविष्य में भी उसी रूप में घटेगी या नहीं। अगर वो उसी रूप में घटती है तो हमारी रिसर्च की एबिलिटी प्रिडिक्शन में साबित होती है, और नहीं घटती है तो इसका मतलब है कि हमारी रिसर्च सही से प्रिडिक्ट नहीं कर रही। यहां पर एक बात को ध्यान रखना और भी जरूरी होता है, और वो ये होती है कि जो प्राकृतिक विज्ञान हैं, जो नेचुरल साइंसेस हैं, उनमें प्रिडिक्शन कहीं ज्यादा सटीकता से किया जाता है, परंतु जो मानव शास्त्र है, जो सामाजिक शास्त्र है, उनमें प्रिडिक्शन
संभावना के रूप में किया जाता है कि इतने प्रतिशत चांस है कि ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट मानव होता है और मानव के बारे में कोई भी भविष्यवाणी करना अभी तक संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि मानव मननशील है, विचारशील है, उसकी सोच, उसके विश्वास, उसकी कार्यशैली परिवर्तित होती रहती है एक समय से दूसरे समय में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ। तो यही इसकी अद्वितीयता है, यही विशेषता है। तो इसके लिए हम संभावनाओं का इस्तेमाल करते हैं प्रिडिक्शन के लिए, ना कि 100% कॉज एंड इफेक्ट लॉ यहां पर लागू। तो ये तीन मुख्य काम होते हैं सब रिसर्च के। एक तो होता है हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान करना, एक होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और एक होता है भविष्य के बारे में बताना, भविष्य में परिस्थितियां किस तरीके की। तो छोटा सा टॉपिक है ये। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है टाइप्स ऑफ रिसर्च। अब इस टाइप्स ऑफ रिसर्च के अंतर्गत फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च के बारे में हम लोग बात करेंगे, और साथ ही साथ बात करेंगे कि कितने तरीकों से रिसर्च को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जा सकता है। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।